हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची और आज हम आए हैं भारत का संवैधानिक विकास का लेक्चर नंबर 4 लेकर। ये इस टॉपिक से रिलेटेड आखिरी लेक्चर होगा। इसमें बचे हुए अधिनियम हम कवर करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा कि वहाँ पर हम 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 1935 के भारत शासन अधिनियम से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पुरानी क्लास में जो चीज़ें बताई थी उसको बहुत क्विकली हम सिर्फ 2-3 पॉइंट्स में देख लेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1909, 1919 और 1935 इन तीनों ईयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1909 और 1919 हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। इसमें की पॉइंट देख लीजिए कि 1909 में हमने क्या देखा था। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब मार्ले और मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है ये पिछली क्लास में डिस्क्राइब किया है। इस एक्ट में इस अधिनियम में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, उसको बस यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए एक सामुदायिक निर्वाचन या फिर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी और विधानमंडल की शक्ति एवं आकार को बढ़ाया गया था। मतलब कि ये सेकंड वाले पॉइंट में क्या होता है, पहले क्या होता था कि सिर्फ बजट के मामले में इंडियंस बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे उनको पावर दे दी गई थी कि ऐसे मामले जो कि जनता के हित से जुड़े हुए हैं उसमें भी इंडियंस अपनी बात कह सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे या बहस कर सकते थे। ठीक है, और अगला अधिनियम हमने पढ़ा था 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या हुआ था कि इसमें भी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई थी। इसमें जो केंद्र था, ठीक है, जो केंद्र था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया था और प्रांत में द्वैत शासन को अपनाया गया था। ठीक है, अब मैंने आपको पुराने लेक्चर में बता दिया था कि द्विसदनात्मक मतलब क्या होता है, दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, और द्वैत शासन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मतलब डिसीजन के लिए दो अलग अलग विषय रखे गए थे, जैसे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ये सारी चीज़ें पुराने लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। आज इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे और अगली क्लास से नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तो भारत शासन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पर पहली बार ब्रिटिशर्स ने ये माना था कि मतलब भारत एक अखिल भारतीय संघ है, मतलब कि भारत राज्यों को जोड़कर एक देश है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट का यही मतलब है कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। मतलब ब्रिटिशर्स ने पहली बार ऐसा मान लिया था कि भारत सभी राज्यों को जोड़कर एक देश है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के संघात्मक स्वरूप को किस अधिनियम के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत के संघात्मक स्वरूप को 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ये होता है यहाँ पे कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्रों में द्वैत शासन को चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अब द्वैत शासन कहाँ से शुरू हुआ था, अभी मैंने बताया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे प्रांतों में शुरू हुआ था द्वैत शासन, लेकिन अब यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्रों में द्वैत शासन शुरू कर दिया गया था। अब इसमें यदि आपने पुराना लेक्चर देख लिया होगा तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि द्वैत शासन क्या होता है और यहाँ पे क्या चेंज हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चेंज और किए गए थे जो हमने मतलब ये इसी चेंज की मैं बात कर रही हूँ कि जो हमने 1919 में देखा था कि प्रांतों में द्वैत शासन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ और 1935 में क्या हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैत शासन को शुरू कर दिया गया है। ये एक चीज़ यहाँ पे बदल दी गई थी जो 1919 से रिलेटेड थी। और यहाँ पे एक चीज़ और क्या हुई थी, यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता को लाया गया था। मतलब कि जो यहाँ पर प्रांत थे, ठीक है, जो यहाँ पे प्रांत थे, छोटे छोटे से स्टेट थे, उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि जो उनके खुद के मामले थे उनमें वो खुद डिसीजन ले सकते थे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई थी।
ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और अगली एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि द्वैत शासन भी हमने पढ़ लिया कि केंद्र में द्वैत शासन कब से शुरू हुआ, तो आप 1935 ही टिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ था, वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हो गई थी, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन आ गया था, है ना, और केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया था और केंद्र में द्वैत शासन शुरू हो गया था, तो संघीय न्यायपालिका की जरूरत पड़ गई थी। सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था, और इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना भी की गई थी। अब यहाँ पे द्वैत शासन और द्विसदन में जिन लोगों ने पुरानी क्लास देखी होगी बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे, यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ, एक इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ था कि भारत में संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और मुद्रा से रिलेटेड मामलों को देखने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुद्रा से रिलेटेड मामलों को देखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की है, तो उसको मैं आपको सीरियल वाइज बताती हूँ, तो उसको आप यहाँ पे लर्न कर लीजिएगा कि 1909 में क्या हुआ था, मुस्लिम्स को सांप्रदायिक मतलब अलग से निर्वाचन के लिए थोड़े से अधिकार दे दिए गए थे। 1919 में क्या किया, 1919 में सिख और आंग्ल भारतीयों को ये अधिकार दे दिए गए। ठीक है, मतलब यहाँ से सांप्रदायिकता का विभाजन लाइन खींचना इंग्लिश लोगों ने शुरू कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने 1935 में दलित वर्ग और महिलाओं के लिए भी उन्होंने कुछ वोटिंग से रिलेटेड अधिकार दे दिए गए थे। तो ये लाइन वो लगातार क्या करते जा रहे थे, डार्क करते जा रहे थे। तो यहाँ पे 1935 का भारत शासन अधिनियम के इम्पोर्टेंट पॉइंट खत्म हो जाते हैं। अब हम फटाफट जंप करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। देखिए, अब क्या हुआ था यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की हालत क्या हो चुकी थी, बहुत ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, तो ब्रिटेन को ये बात समझ में आ गई थी कि अब वो भारत पर लंबे समय तक तो भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता, इसलिए उसने धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे भारत की स्वतंत्रता के रास्ते खोलने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कई प्रस्ताव लेके आए, जैसे कि कैबिनेट मिशन लेके आए। अब कैबिनेट मिशन के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे, बस यहाँ पे ये जान लीजिए कि वो कैबिनेट मिशन लेके आए, लेकिन कैबिनेट मिशन क्या हुआ था, असफल रहा था। और इसकी असफलता के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को, कब, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी, और इस घोषणा के बाद भारत में सांप्रदायिक दंगे काफ़ी बढ़ चुके थे। अब देखिए, यहाँ पे सांप्रदायिकता की शुरुआत तो इन लोगों ने कब से, इंग्लिश लोगों ने सांप्रदायिकता की शुरुआत कब से कर दी थी, 1909 से ही कर दी थी, जब उन्होंने मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन के लिए थोड़े से अधिकार दे दिए थे। फिर 1919 में इन्होंने और इसको गहरा किया, सिख लोगों को और आंग्ल भारतीय लोगों को अधिकार देके, और 1935 में भी इन लोगों ने ये चीज़ कंटिन्यू रखी, और महिलाओं को और दलित वर्गों मतलब खंडों में विभाजित करना 1909 से शुरू कर दिया था। उसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि 1946 आते आते, ठीक है, 1946 आते आते काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे बढ़ चुके थे। अब जब सांप्रदायिक दंगे बढ़ चुके थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब ब्रिटेन की भी हालत भी लड़खड़ा चुकी थी, और अब वहाँ एक नए प्रधानमंत्री चुने गए, जिनका नाम क्या था, एटली था। ये बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा से ये शुरुआत होती है। अब एटली कैसे बने थे, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि एटली प्रधानमंत्री कब और कैसे बने थे। ठीक है, एटली ने 20 फरवरी 1947 को दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की इन्होंने। ठीक है, तो महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या की, पहली थी कि जून 1948 तक, मतलब जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट घोषणा इन्होंने क्या की, दूसरी इंपॉर्टेंट घोषणा की कि ये जो माउंट बेटन आप पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या की कि भारत में उस समय सांप्रदायिक दंगे बहुत फैले हुए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। तो भारत की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माउंट बेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेज दिया।
तो इस निर्णय के तहत ही माउंटबेटन भारत आए और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि भारत में सांप्रदायिक दंगे काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो तत्कालीन समाधान के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया और बताया कि प्रांतीय आधार पर, उन्होंने बोला कि प्रांतीय आधार पर सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता दे दी जाए, जिससे कि साथ ही देशी रजवाड़े वगैरह जो रहेंगे वो स्वतंत्र रह पाएंगे। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे भारत के टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, इससे भारत के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन टुकड़े करना तो इंग्लिश लोगों ने 1909 से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जो माउंटबेटन योजना की योजना प्रस्तुत की गई, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, माउंटबेटन योजना शुरू की गई तो उन्होंने क्या बोला, प्रांतीय आधार पर सारी चीज़ें अलग कर देते हैं। अब देखिए, माउंटबेटन योजना पेश की गई। अब माउंटबेटन योजना क्या होती है, जब नेहरू जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, इससे और खंड हो जाएंगे, तो ये जो माउंटबेटन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 जून 1947 को कई राजनीतिक दलों से बात कर एक योजना तैयार की और इसे ही माउंटबेटन योजना कहा जाता है। अब इसमें उन्होंने कहा, इस योजना के जो मेन चीज़ें थी वो समझ लीजिए कि उसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब भारत को स्वतंत्रता देने से पूर्व ही भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे समाप्त कर दिया जाएगा और उसको इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये बोला कि इससे पहले, स्वतंत्रता से पहले क्या होगा, उसका विभाजन कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा था कि पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हिंदू तथा मुस्लिम जिलों के प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनकी अलग अलग बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, और जो दोनों विपक्ष के लोग होंगे, यदि वो चाहेंगे कि भाई उसका विभाजन कर दिया जाए तो विभाजन भी कर दिया जाएगा। और फिर विभाजन के बाद यदि उनके एरिया को लेके, मतलब जैसे दो चीज़ें डिवाइड कर ली, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यदि इनके एरिया को लेके कोई दिक्कत आती है तो एक सीमा आयोग का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें आगे कि जब दो राष्ट्र, और उन्होंने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान बना दिए, एक इन्होंने भारत बना दिया, इंडिया बना दिया, और दूसरा पाकिस्तान बना दिया। और उन्होंने ये कहा कि जब तक इन दोनों राष्ट्रों में ये दोनों अपना अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक 1947 के 1935 का अधिनियम और 1947 के अधिनियम में जो रूल्स बनाए हैं, ये दोनों उसको फॉलो करेंगे। और जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपना अलग अलग संविधान बना लेंगे, उस दिन 1947 अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इंडिया और पाकिस्तान को अलग तो कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक ये अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक ये क्या करेंगे, 1935 और 1947 को फॉलो करेंगे। और जिस दिन ये अपना संविधान बना लेंगे, उस दिन ये अपने आप स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देशी रियासतों में संविधान की सर्वोपरिता भी समाप्त कर दी थी। अब इसमें क्या हुआ, देखिए, वॉयसराय का पद भी समाप्त हो गया था। जब इन्होंने दोनों अलग अलग कर दिए, सारी पावर दे दी, तो वॉयसराय क्या करेंगे, उनका पद भी समाप्त हो गया। गवर्नर, पहले माउंटबेटन सोच रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल यही बनेंगे, लेकिन इन लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था बना ली और इनका काम भी खत्म हो गया। भारत और पाकिस्तान के लिए 2 संविधान सभाओं का भी गठन कर दिया इन्होंने। अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो जो ब्रिटेन में सचिव का पद होता था, जिसका पूरा खर्च और जो सारी चीज़ें भारत के राजस्व से जाती थी, वो उसका भी कोई रोल नहीं बचा, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। अब भारतीय रियासतों पर भी ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई, क्योंकि जब ताज का शासन ही ख़त्म हो गया था, तो ये ब्रिटिश संप्रभुता कैसे चलती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो गई थी। और आदिवासी क्षेत्र समझौते संबंधों पर भी ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप खत्म हो गया था। मतलब कि 1947 में जितनी भी ब्रिटिश पावर थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। माउंटबेटन भारत और पाक दोनों के लिए गवर्नर जनरल बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों ने अपने संविधान, अपने रूल्स और इन सब की व्यवस्था पहले ही सोच रखी थी और बना रखी थी। तो कुल मिला के ये हुआ कि 1947 के अधिनियम में भारत को
आज़ादी मिल गई थी। इसके बाद हमारा भारत का संविधान बनना शुरू हुआ था। अब भारत का संविधान कैसे बना था, कब बना था, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप ये दोनों अधिनियम लर्न करके रखिए, और भारत का संवैधानिक विकास में जितने एक्ट और अधिनियम थे वो हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।